नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, चुनाव नामांकन भर दिया गया है। नामांकन खत्म, आज स्क्रूटनी, आज छटनी। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर। आप तक पहुंची भी होगी, लेकिन हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवार नामांकन भरते ही आज नगर सेवक हो गए। आज नगर सेवक हो गए। चुनाव हुआ नहीं, मतदान हुआ नहीं, नगर सेवक बन गए। नगर सेवक बन गए। जिला पंचायत, जिला परिषद के चुनाव में ऐसे कई जगहों पर बिन विरोध चुने गए थे भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के उम्मीदवार। लेकिन महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव में बिना विरोध, निर्विरोध चुन लिए जाना, बात कुछ गले नहीं उतर रही है, लेकिन हुआ है। लेकिन ये हुआ है तो क्या अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या अब मतदाताओं की जरूरत नहीं? चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कोई सवाल? पार्टी के गतिविधियों पर, पार्टी के अस्तित्व पर कोई सवाल? भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व, जहां कल्याण डोंबिवली, जहां पर बगावत के सुर भी सुनाई दिए, टिकट नहीं मिलने पर लोग बगावत कर बैठे, टिकट नहीं मिलने पर लोग धरने पर बैठ गए, आक्रोश निकला, तोड़फोड़ हुआ। दोनों ठाकरे बंधु एक हुए हैं सभी नगर पालिकाओं पर कब्जा करने के लिए। कल्याण डोंबिवली, ठाणे, नई मुंबई, मीरा भाईंदर, मुंबई, नासिक, पुणे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड। कांग्रेस हर जगह अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है, उम्मीदवार भी उतारे हैं। लेकिन कल्याण डोंबिवली में 2 जगह तो हम ऐसा जिक्र करेंगे जहां पर एक भी पर्चा नहीं भरा गया। कल्याण डोंबिवली में 18 जहां से रेखा चौधरी बीजेपी की चुनाव जीत गई, कोई उम्मीदवार ही नहीं सामने। कहां गए विपक्ष के उम्मीदवार? क्या टिकट पाने के बाद घर बैठ गए या बिठा दिए गए? सवाल बहुत कुछ है। दूसरा, 24 को कल्याण डोंबिवली के 24 का से आशावरी नवरे भाजपा की बिना विरोध, बिना किसी नामांकन के, कोई सामने उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव जीत गए। देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं। पनवेल में वार्ड नंबर 18 से नितिन पाटिल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत गए। बताया जाता है कि उनके जो उम्मीदवार और उनके अलावा उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, उनके पर्चे रद्द हो गए, नामांकन रद्द हो गया। धुलिया में प्रभाग नंबर 1 से उज्ज्वला भोसले, यहां पर 4 लोगों ने पर्चा और भरा था, लेकिन चारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। एनसीपी से अभी 1 महीने पहले भाजपा में शामिल हुई और 1 दिन में नगर सेवक। एक और चौंकाने वाली खबर, मालेगांव में वहां के स्थानीय पार्टी इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार मुनीरा शेख बिना चुनाव के चुनाव जीत गई, निर्विरोध। 6 भारतीय जनता पार्टी के एक इस्लाम पार्टी का कैंडिडेट बिना चुनाव के चुनाव जीत गया। इसलिए अब बीजेपी पर खाली उंगली उठाएंगे तो इस्लाम पार्टी का जिक्र होगा,
लेकिन ठाकरे बंधुओं का कोई उम्मीदवार अभी तक निर्विरोध चुना नहीं गया, ना तो कैसी कोई खबर आई। और टिकट नहीं मिलने के बाद देखिए कैसे पोस्टर और बैनर फाड़े जा रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं का हाल देखिए, टिकट नहीं मिलने पर यह हालत हो रही है, टिकट नहीं मिलने पर। और कहीं पर टिकट मिला तो मिला या नहीं मिला, या पार्टी ने टिकट दिया नहीं, क्या हाल हुआ कि वहां पर बिना विरोध और भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। अब हम दिखाएंगे थोड़ा तस्वीर एक एक करके। एक मातोश्री की तस्वीर हम पहले दिखाएंगे। मातोश्री में देखिए तस्वीर, टिकट नहीं मिलने के बाद एक एक करके थोड़ा जिक्र बताएगा, जहां पे मैं बताऊं वहीं नाम बोलिए। कोई भी ऐसे वैसे तस्वीर में छोड़ो ताकि किसी को कंफ्यूज नहीं हो। मातोश्री के सामने टिकट नहीं मिलने पर उम्मीदवार रो रहे हैं, जैसे लग रहा है भीख मांग रहे हैं। लेकिन देखिए टिकट मांगने वालों की यह हालत, फोटो लेकर बैठे हैं, टिकट नहीं मिला, रो रहे हैं, लाचार, मजबूर। और देखिए मातोश्री के सामने ये महिला किस तरीके से रो रही है टिकट नहीं मिलने के बाद। टिकट की मारामारी, लेकिन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन लिए जा रहे हैं। ये कहां पे कैसे कैसे हो रहा है? क्या टिकट समय पर नहीं दिया गया? एबी फार्म नहीं पहुंचा इन वार्डों में जहां पे निर्विरोध चुने गए, या टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार कुछ न कुछ गम अपनी अपनी खुद की खिचड़ी पका ली। एक और वीडियो दिखाते हैं, फायर आजी का वीडियो। जब उद्धव ठाकरे से बगावत हुई थी एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे ने सिसोना लिया, तो वो महिला ने, बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने क्या कहा था, थोड़ा सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। वीडियो हम सामने दिखा रहे हैं। देखिए चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, वहां पे उद्धव ठाकरे भी गए थे, लेकिन महिला ने क्या कहा वो देखिए, और क्या कहने के बाद गए। और अभी टिकट नहीं मिलने के बाद उनके परिवार के किसी सदस्य को जब टिकट नहीं मिला, तो महिला, वही बुजुर्ग महिला क्या बोल रही है, जरा सुनिए। आता ऐकलं ना, तिला घरी गाडी कशाला? किती वर्ष झाली? किती वर्ष झाली? हीच बाई, तिला एकीलाच सीट देतात. हे गुन्हा आहे ना, साहेबांनी कसं दिलं तिला? आमचं आंदोलन दिलं होतं, आम्ही लेखी पत्रच दिलं होतं साहेबांना. मी येऊन भेटले होते, साहेबांना सांगितलं होतं इंदुकर साहेबांना सीट द्या म्हणून. एवढं करून असून आमचा काय फायदा? निष्ठावर राहून आमचं काय फायदा? तिला जरा नवऱ्याला घेऊन आली तशी तुम्ही काहीतरी वाटायला पाहिजे ना. मला साहेबांनी सांगितलं होतं, देखिए बंगल्यावर निष्ठा बदल जाती है, म्हातारीचं काम कर, अजून माझं काम नाही केलेलं नाही. जाते हैं चुनाव में नेताओं के भी और उम्मीदवारों के भी, और उनके साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों की भी। लेकिन एक वीडियो हम दिखाते हैं कि महिला जिसने अपने बच्चे की फीस नहीं भरी, ऑफिस का किराया भरा, टिकट नहीं मिला। आम्ही 2016 पासून इथं मंच स्थापन केली. 4 वर्षापासून आम्ही स्वतःच्या स्वखर्चाने शाखा चालू केली. एक वेळेस मुलांच्या शिक्षणाची फी नाही भरली, पण आम्ही शाखा बंद नाही केली. आम्हाला फक्त आमचा एकच ध्येय होता, नगरसेवक येणाऱ्या नगरसेवकमध्ये नगरसेवक म्हणून आम्हाला जायचं होतं आणि लोकांचं कल्याण करायचं होतं. पण आमच्या मनसेच्या वरिष्ठ लोकांनी मला डावलण्यात आलं. माझ्याकडं पैसे कमी असल्यामुळं मला तिकीट दिलं नाही असं मला संशय. टिकट नहीं मिला, पैसे नहीं था, टिकट नहीं मिला। और कुछ वीडियो संभाजीनगर से, जालना से, कई जगह से वीडियो टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी दिखी जा रही है। इतनी बड़ी नाराजगी, ये देखिए महिला का, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्र्याला शिवाय देतो त्याच्या ठिकाणी हिची तिकीट कापून त्याला दिली जातात. समजलं का? अब रूठे नेताओं को, रूठे पदाधिकारियों को मनाए कैसे?
लगी दिल में आग बुझाएं कैसे। सवाल ये बड़ी है, सवाल ये खड़ा है, रूठ गए लोग, नेता मस्त, जनता त्रस्त, मतदाता क्या करेंगे। प्रतिनिधि तो रूठ गए, घर बैठ गए, प्रचार कौन करेगा, झंडा कौन थामेगा। सवाल बहुत बड़े हैं। विरोधियों के सुर, बगावत के सुर, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी, रूठना, मनाना, लेकिन 6 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। कैसे? इसी बात पर आज की डिबेट, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही कदम है, सही दिशा है? क्या लोकतंत्र सही रास्ते पर चल रहा है? क्या लोकतंत्र में कहीं न कहीं कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है? इस पर हमारे लिए, इस पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट के आनंद उपाध्याय जी हैं। हम उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां लोगों में नाराजगी है, लोग बगावत उतर आए हैं, लोग झंडे फाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, फोटो लेकर के जैसे बैठे, जैसे भिखारी की तरह बैठे टिकट मांगने के लिए, आपने देखा है कई वीडियो। लेकिन वहां पर कल्याण डोंबिवली के 2 वार्ड में पर्चा ही नहीं भरा साहब कोई। ये ठाकरे बंधुओं का दबदबा कितना है? क्या वहां पर टिकट उम्मीदवार मांगने के लिए पहुंचे नहीं, या टिकट पहुंचा नहीं, या ये भी फॉर्म मिला नहीं? मिला तो कुछ गड़बड़ी थी, या टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों ने कुछ गड़बड़ी की? कैसे निर्विरोध चुन लिए जाते हैं? क्या ये बात पर आप नजर करिए, गौर करिए, क्यों हुआ? बगावत दिखी जा रही है। एक तरफ आप झगड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर आ रही है कि निर्विरोध चुन लिया जा रहा है। आनंद जी नमस्कार। को नमस्कार, जो दर्शक हमारे मित्र जुड़े हैं उन सबको नमस्कार। देखिए, ये राजनीति का जो खेल है, ये खेल तो हम सब जानते हैं कि नैतिकता और जन सेवा के जिस दावे के साथ ये खेल खेला जाता था, पहले लोगों में नैतिकता थी और वास्तविक लोग जन सेवा के लिए आते थे, वैसी अब राजनीति बिल्कुल नहीं रही, वैसे अब चुनाव बिल्कुल नहीं रहे। और आज के दिन चुनाव में साम दाम दंड भेद का उपयोग होता है, और विडंबना ये है कि इन सारी नीतियों को जो फॉलो किया जाता है उसको आज बिल्कुल जायज मान लिया गया है, और जनता को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से सूरत में एक प्रत्याशी किस तरह से पीठासीन अधिकारी के पास जाके और वहां से उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करके और सीधे वो एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के यहाँ वो सीधे भोज में शामिल हुआ। तो जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिस तरह से हमारे बंधु रो रहे थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनके बारे में बात सही होगी, लेकिन ये बात है कि आज के दिन में चुनाव लड़ने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जो अपने समय का भोग देते हैं, और भोग देने के बाद में कहीं न कहीं वो उसका रिटर्न चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि अगर हम एक बार चुन के आ गए किसी भी बड़े चुनाव में, महानगर पालिका का जो चुनाव है वो मान लीजिए कि बाकी के देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमपी एमएलए के जो चुनाव है, उस लेवल का चुनाव, आर्थिक रूप से मुंबई के जो महानगर पालिका का चुनाव है वो उसी लेवल का चुनाव है। तो लोग आज चाहते हैं कि हमने 2 साल 5 साल जो भोग दिया है, अपना समय दिया, अपना पैसा खर्च किया, एनर्जी खर्च की, एक बार अगर हम चुनाव लड़के जीत के आ गए तो सब सूद सहित, ब्याज सहित, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के साथ में आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल सूद सहित, चक्रवृद्धि ब्याज के सहित, बिल्कुल मतलब आप ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं अगर बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है और जिस तरह से वो पैसा बढ़ता है, उस तरह का रिटर्न इसमें मिलता है। शेयर मार्केट भी इसके सामने फेल है। तो उसी गणित के हिसाब से जो आपने ये बात बताया कि एक तरफ तो बगावत हो रही है और एक तरफ कैंडिडेट्स हट जा रहे हैं या किस कारण से फॉर्म नहीं भर रहे हैं और लोग निर्विरोध चुने जा रहे हैं, वास्तविक में किसी व्यक्ति के समर्थन में इतने ज्यादा लोग हों कि लोग उसके समर्थन में, सम्मान में हट जाएं, ऐसा दृश्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक साम दाम दंड भेद का खेल है।
जो विपक्षी पार्टियों से जो जो चुन के आए हैं, उनके विपक्ष में जो जो पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, कहीं न कहीं उनको प्रलोभन दिया जाता है, कहीं न कहीं उनको डराया जाता है। ये भी जानते हैं कि अगर ये भी समीकरण समझाया जाता है कि देखिए आपके जीतने की संभावना कम है, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो अच्छा ये है कि श्योर शॉट विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़िए, यहां से आप विड्रॉ कर लीजिए और आपको कहीं न कहीं उसके इक्विवेलेंट में सेटल कर दिया जाएगा। और अमूमन ऐसे लोगों को अगर उनकी वो उस तरह कंपटीशन में है तो उनको कहीं न कहीं सेटल किया जाता है। और कहीं कहीं ये होता है कि जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनके दामन में कहीं दाग होते हैं, उनके कहीं कहीं कोई कमजोर कड़ी होती है, उस कमजोर कड़ी को पकड़कर उन्हें डराया भी जाता है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जो डर के नाते उनको मालूम होता है। अब हमने ये देखा है कि अगर कोई सशक्त उम्मीदवार दूसरे पक्ष का होता है तो किस तरह से उसके पहले ही उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं या उसको दिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारा काला चिट्ठा है और चुनाव के बाद में तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा करने वाला जो साम दाम दंड भेद इस चारों प्रक्रिया को अपनाने वाला आप किसको बोलेंगे? ये चतुर्वेदी जी वही जो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो ये वही जो समर्थ है जिसके पास खुलकर बोलिए, समर्थवान किसको बोलेंगे? देखिए समझदार को इशारा काफी है, जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास सारे सत्ता संचालन के सूत्र है। आपने अभी आंकड़ा दिया, आपने 5:1 का आपने आंकड़ा दिया, 5 प्रत्याशी चुन के आ गए और एक प्रत्याशी अपवाद स्वरूप भी कहीं न कहीं एकाध दाने छोड़ दिए जाते हैं कि कल दिखाया जाता है। आप देखिए मतलब बीजेपी ने इस्लाम पार्टी के लिए दाना छोड़ दिया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी ने छोड़ दिया कि इस्लाम पार्टी के लिए छोड़ दिया, लेकिन जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा, देखिए जो कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति होती है चतुर्वेदी जी, मुझे नहीं मालूम है जो इस्लाम पार्टी का जो प्रत्याशी है वो किस क्षेत्र से लड़ रहा था, हो सकता है कि वहां से कोई मालेगांव देखिए मालेगांव में भारतीय जनता का प्रत्याशी जाके चुनाव लड़े तो उसके जीतने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वहां से इनका कोई प्रत्याशी अगर लड़ना भी चाहता हो तो वही फॉर्मूला उसके ऊपर भी फिट होता है। नहीं मतलब समाज का तो इसका मतलब कि कोई पार्टी समर्थवान पार्टी साम दाम दंड भेद का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं आता। इसका मतलब कि क्षेत्र में जीतने हारने का देखिए अपवाद कहीं होते हैं चतुर्वेदी जी। जो मालेगांव का चुनाव जो निर्विरोध हुआ है, मैं उसको एक अपवाद के रूप में देखता हूं। वहां एक धार्मिक समीकरण ऐसा है, उस धार्मिक समीकरण का लाभ किसी एक पार्टी को मिला। देखिए ये इस्लाम पार्टी जो है वो बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, नई पार्टी बनी है, कुछ समय पहले ही पार्टी बनी है, लेकिन अचानक से इसका प्रभुत्व तो यहाँ बढ़ रहा है। अब उसके पीछे रीजन जो भी हो, आप उनका नाम ही देखिए कि धर्म विशेष के नाम को लेके पार्टी बना रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। मैं जैसे उस दिन भी कह रहा था कि धर्म और जाति की राजनीति पे जब तक चुनाव आयोग और सरकार और सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगी तो वास्तविक जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र फलेगा फूलेगा नहीं। जैद खान जी 4 भाजपा के उम्मीदवार बिना चुनाव के मतदान भरते हुए नामांकन भरते ही जीत गए, नगर सेवक बन गए। देखिए ये कोई पहली मर्तबा तो हुआ नहीं, लोकसभा में भी हुआ, असेंबली में भी हुआ, पिछले यहाँ पर जो पंचायत के और दूसरे जो चुनाव हुए उसमें भी ये सारी चीजें हुई हैं। तो जहां पर जो इसका मतलब शक्ति है, ताकत है, तो जीत सकता है। कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। नहीं देखिए एक बात जहां तक मुझे याद आती है कि एक समय था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई पर्चा भरता नहीं था, लेकिन जय नारायण सिंह का एक नाम है जो कभी कभार 1-2 वोट ही पाते थे। इतिहास के नाम पे उसका पन्नों में लोकतंत्र के नाम है कि उनको सबसे कम वोट मिलने वाला उम्मीदवार, लेकिन फिर भी कोई न कोई विरोध में पर्चा भरता था। लेकिन ये जब ये 14 सालों में जो लोकतंत्र का परिवर्तन हुआ है, जो देश की उपलब्धि हुई है, उसमें ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कई नाम आ रहे हैं जो वहां पे पर्चा भरते भी नहीं और चुनाव जीत जाते हैं। देखिए मतलब वो एक इंदिरा गांधी की आपने जो मिसाल दी वो ठीक है, लेकिन उस जमाने में भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिनके सामने कुछ लोग निर्विरोध चुने गए। जिस तरीके से वकील साहब ने कहा, आनंद जी ने कहा
कि अभी ये मेन पावर, मनी पावर और मसल पावर का जमाना है और हर तरीके से हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। जी, मतलब आप इसको लोकतंत्र के किस हिसाब से देखेंगे? लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या लोकतंत्र पे कोई सवाल उठ रहा है? देखिए ना, ये आपने जितनी भी 6 सीटें बताई हैं, अगर ये तकरीबन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आधी सीटों पर अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन वो लोकतंत्र पर मसला होगा। लेकिन अगर 2-1 सीटें होती हैं तो वो कोई विषय नहीं है। अभी हमारे पास विषय बहुत है बात करने के लिए। 6 सीटें जीत गए। अभी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, वो करप्शन से कैसे बचेगा, वो कैसे लोगों के काम होंगे, किस तरीके से कैंडिडेट 13 दिन है बहस करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां बगावत हो रही है टिकट के लिए, मारामारी हो रही है, लोग अनशन कर रहे हैं, लोग धरने पर हैं, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। एक महिला ने तो श्राप दे दिया, श्राप देते हुए वीडियो मेरे सामने आया है। लोग श्राप दे दिए पार्टी को, और ऐसे में कोई टिकट उम्मीदवारी भरे नहीं, पर्चा नहीं भरा जाए, ये कैसे? चतुर्वेदी जी, हजारों लोग भर रहे हो और उसमें एक आदमी खाते खाते मर जाए। चतुर्वेदी जी, हमारे यहाँ माइनॉरिटी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस तरीके की पार्टियों का मतलब इसके नाम लेवा लोग हैं। कांग्रेस का मतलब लोगों को मानना यह है कि लोग 30-30 साल पुराने इस संगठन में काम करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर टिकट मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊं, या बाइकले की एक सीट पर समाजवादी के एमएलए का, जो भिवंडी से एमएलए, वो उनका पीए कांग्रेस का टिकट ले आता है। तो ये जो है ना कि अपनों पे करम, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ये इस तरीके का जो हाल है, उसके पीछे कौन सा पावर काम कर रहा है? मनी पावर है, मेन पावर है या मसल पावर है? पार्टी के विधायक का पीए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है। बड़ा ही और जो 20 साल से सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। और जो 20 साल से अजय खान जी ने तो बड़े बड़े एक प्यार खोलेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, विस्फोट होगा। नमस्कार जी। कि तो उनके गठबंधन में है ना, वो समाजवादी और कांग्रेस का टिकट ले आई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जी, गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है। हिंदुस्तान में, सुनो ना, पहले मेरी बात सुन तो लो। हिंदुस्तान में उनके साथ उनके नेताओं का गठबंधन है, क्या बात है? कौन आ गया हुआ टिकट दे दो, वही क्या फर्क पड़ता है इससे? भाई यही तो गठबंधन में नहीं है, यहाँ गठबंधन में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो गठबंधन में है। अच्छा, तो महागठबंधन है क्या नहीं है? जी, है क्या नहीं है, ये बताओ। बीजेपी सुनिए ना, बीजेपी शिंदे गुट और राष्ट्रवादी एक गुट में थे ना। पिछले चुनाव में क्या हुआ, आधी जगहों पे लड़ाइयां हुई ना। गठबंधन कुछ नहीं है। हमको खान साहब बिल्कुल अफसोस है, आपको जो है कांग्रेस से कहीं ना कहीं टिकट देना चाहिए था। आपने बहुत लंबा टाइम दिया है, नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था। ना आप कमेटी में हो कहीं, ना आपके पास कोई पद है, आपकी पार्टी। देखिए मैं फिर कहूंगा, मुसलमानों को अगर कोई इस्तेमाल करना जानती है तो कांग्रेस है। कोनी पे गुड़ लगा के छोड़ देती है, सिर्फ वोट लेना जानती है, उनके लिए काम करना नहीं जानती। बाबा बीजेपी कितने पुराने आदमी आप। सुनिए ना, मेरा कोई मुझको कोई शिकायत नहीं है। मैंने ना तो टिकट मांगी है, ना कांग्रेस पार्टी में, नहीं मैं ना कांग्रेस पार्टी में हूँ। शिकायत उस वक्त पहले थे, टिकट मांगे पहले थे, आप ये नहीं थे, ये बताइए। 20 साल थे, पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो छोड़ दिया आपने। अरे हम लोग क्या वो चारे पे और ध्यान पे नहीं पलते, हम पार्टी के चारे और ध्यान पे नहीं पलते, अपने उसूलों पे पलते हैं। हमको ध्यान की जरूरत नहीं और चारे की भी जरूरत नहीं। आपने विरोध करना शुरू किया होगा, आपको उसूल पसंद नहीं है, निकाल दिया होगा पार्टी से, या तो ये आपने छोड़ी होगी। अरे भाई आप अपनी मर्जी से सारी बात करें, मैं खुद निकला हूँ, निकाला नहीं गया हूँ, मैं खुद निकला हूँ। दोनों में से एक बात तो हुई ना, आपने कुछ छोड़ी। दोनों में से कोई, हाँ दोनों में से एक बात थी। यही बात मैंने कहा, या तो आपने छोड़ी होगी, निकाले होंगे, तो आपने कुछ छोड़ी। निकले या निकाले, बात तो कुछ जरूर हुई।
हुई। हाँ हाँ, जब आपने लेकिन दोनों जब बातों आपने में अपना फर्क है हक ना, दोनों बातों में फर्क है। जब आपने अपना हक मांगा होगा तो नहीं मिला होगा तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन आपको भी लेना पड़ेगा। वही तो हमने कह रहा हूं मैं। अपने समाज और के इन लिए, पर गुड़ लगा के अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बात की। अगर वो नहीं पूरी होगी तो हम तो किसी पार्टी में नहीं रहेंगे। मैंने भी यही बात की है। जी लेकिन चलिए छोड़िए, मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए ये भी मैं ये खान साहब की बात को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है तो कार फूट रहे। कभी कभी अंसार एमपी भाई, में तो भी क्या ऐसा हो ऐसा जाता भी है कि दिन आने आदमी वाला है, ऐसा भी दिन आने वाला है कि नामांकन केवल एक पार्टी के उम्मीदवार भरेंगे और वहीं वहीं से घोषित होकर के विजय जयमाला पहन करके लौटेंगे जुलूस निकालते हुए? क्या ऐसा भी लोकतंत्र में कभी ऐसा दिन आने वाला है? सर हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो हमारे पास एक 47 नहीं थी। हमारे पास क्या था, आप भी गांव को रहने वाले हैं, हम भी गांव के, लाठी से शुरुआत की है। तो हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो लाठी से शुरुआत की है, फिर लाठी से बल्लम भी शुरुआत बना, की, फिर लेकिन अब भाला तो भी बना, मिसाइल फिर आपके हाथ खुरपा में भी है। बना, फिर फावड़ा भी बना। लाठी से शुरुआत की, अब मिसाइल हाथ में है तो पूरा देश आपके हाथ में है। नहीं, देश तो जनता के हाथ में है, जनता मालिक है देश की। कोई बात जनता बता रहा कैसे हूँ, आप मालिक? मेरी बातों को, जब ऐसे आप जो ही है मेरी, निर्विरोध चुने जाएंगे आप लोग, ऐसे ही निर्विरोध चुने जाएंगे तो वहां की जनता, ये कोई जहां के लोग चुने गए, क्या वहां की जनता से पूछा गया कि भाई ये निर्विरोध चुन लिया गया, आप उसको मानते हैं? ये कोई मेरी देखिए मैं ये नहीं कह सकता। अब कुछ तो कारण होता है, किसी के पर्चे भी रद्द हो जाते हैं, किसी के पर्चे गलत भरे जाते हैं तो वो रद्द कर दिए कल्याण जाते हैं, डोंबिवली में उसका तो कारण कोई होता है। कल्याण डोंबिवली में तो साहब कोई भरा ही नहीं पर्चा। अब सर नहीं भरा तो इसमें हमारी पार्टी की क्या गलती है? अरे आपका इतना, तो नहीं जाएंगे ना साहब। रानू उपाध्याय जी ने पहले बोला यानी आप कि ये इतना, आप ये कहना आपने चाहते बोला कि हैं, आप ये हमने लाठी से आप शुरुआत की, अब मिसाइल आ गया। हमने तो नहीं, मिसाइल का आपने डर तो कहा बात लगेगा को ना घुमा दिया सबको। सर। देखो आनंद भाई क्या है, वो वकील है, हाई कोर्ट के है, मैं वकील नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। अब तो मैंने एक आपके मिसाल पास दी थी ईडी कि है, हिंदुस्तान, सीबीआई है, नहीं, अब तमाम आप मेरी तरीके बातों की को, चीजें हैं। मेरी बातों को आप उल्टा क्यों बताते हैं? मैंने ये कहा था कि हम आजाद हुए तो हमारे हाथ में लाठी हुई थी। लाठी अब थी, चाहे कैसे पकड़ लो आप। अब तरक्की क्या करते है? करते आदमी पिस्टल तक आ गया। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि राजनीति 80 के बाद में बहुत चेंजिंग आती है, 90 के बाद में बहुत चेंजिंग हुई, और अब तो जो है अब पूछो ही मत। 2014 के बाद ना तो बहुत नेताओं बदल का गई। भरोसा, ना 2014 तो के नेताओं बाद का। तो बहुत कुछ बदल गया। सर थोड़ा सा मुझे ही बोले दीजिए प्लीज सर। अरे मैं आप बीच में आपकी बात काट बात का देते हैं। थोड़ा आप अरे आप काट देते हैं तो बोलने के फिर लिए पॉइंट दे रहा हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए आपकी बात मानिए, हमने बहुत कुछ बदला है ना। तो अब जुबान वाले नेता रहे और ना जुबान वाले पब्लिक भी ऐसी नहीं है। कोई पता नहीं है कौन किसको वोट देगा, कौन किसके पीछे जाएगा, रातों रात नहीं मालूम पड़ता। तो फिर ऐसे लोगों का ऐसे ही होगा। मैंने बीच में एक बात कही थी आपको, शायद लोगों को बहुत बुरा लगा था। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कचरा फेंकने का तमीज नहीं है, तो वो नेता कैसे चुन के लाएंगे सर? बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी बात है ये। क्या बात है। अनिल चितले जी, क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया आपका? जी नहीं, हमारा कोई मोह भंग नहीं हुआ, हम हमारी जिद पर है। आपके नाम के नीचे लिखा हुआ निर्दलीय उम्मीदवार। जी इसके क्योंकि पहले मैंने राष्ट्रवादी फॉर्म का जो नेता कहा लिखा जाता था, अभी लिखा जा रहा है निर्दलीय उम्मीदवार। इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रवादी से 1 महीने के अंदर तलाक हो गया? क्योंकि मैंने इस इलेक्शन में जो फॉर्म मेरा भरा हुआ है वो मैंने निर्दलीय फॉर्म मेरा भरा हुआ है। देखिए आज का हमारे विषय पर बात करते हैं। जिस तरह से कहा जाता है जिसका कोई दल न हो। हाँ तो जिसका कोई, मुझे ये तो बताइए भाई। हमारे पास हमने टिकट की मांग की हुई थी और पार्टी से कहा गया था कि जो लोग इच्छुक है वो अपना फॉर्म को भर दे और उसके बाद की प्रोसेस होगी कि जिसको मिलेगा, जिसको एबी फॉर्म आएगा वो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा और उसके आगे की प्रक्रिया और अगले 2-3 में उसका प्रोसेस। लॉलीपॉप देके भगा दिया। जी नहीं, पार्टी ने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, कोई लॉलीपॉप देने की बात नहीं है। हमने मांग की और जब आपने उनके लिए इतनी बड़ी उनकी तारीफ की, उनके लिए बोला, उनके लिए बहुत कुछ जुबान जब भी सब तक न्यौछावर किए, झगड़े किए, लड़ाई किए, उसका कोई मोल नहीं कि एक पन्ने का लेटर दे दे।
कि एक पन्ने का लेटर जो है वही इम्पोर्टेंट लेटर है जिसके ऊपर उस कैंडिडेट को ऑथोराइज या अनऑथोराइज हो जाता है। जी तो हो रामकुमार पाल सकता है जी, कि मेरे आपका वीडियो रह रहे कि टूट रहा है, रिश्ता बन रहा है, टूट रहा है। देखिए आज अभी चुनाव में वादे निभाने के तो टाइम आ गए, निभाने के ऐसा है निभाने कि तो बाद ऐसा में है पड़ेंगे, कि पहले तो वादा कर दे हमारे और पहले तो हम हमारे रिश्ते में वार्ड बन जाए। अभी तो नामांकन भरने का, छटने का सिलसिला शुरू है। बोलिए। ऐसा है कि अनिल चित्रे हमारा जी। नाम जो हमने दिया हुआ है उसी समय हमारे वार्ड से जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो मुझसे भी ज्यादा पुराना राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। जब से राष्ट्रवादी बनी हुई थी तब से वो पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के तालुका अध्यक्ष है। तो हो सकता है कि पार्टी ने सोचा होगा कि भाई जो हमारा पहले से कार्यकर्ता है उसके ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, और अनिल चितले अगर अभी अभी आए हैं तो हम इनको समझा सकते हैं और इनको बिता सकते हैं। तो ये आपने उनका समझने के निर्णय लिए है। पर्चा भरा है? ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा रहूं, इच्छा थी कॉर्पोरेशन कि का खड़ा रहूं इलेक्शन। और लोग मुझे नहीं, समझाने आए। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि हम अब वो अपने समझाने के विचारों के लिए ऊपर किसी भी कायम तरीके हैं। से आ सकते हैं। हम अपने विचारों पर कायम रहेंगे कि भाई हमको लड़ना है नहीं लड़ना है, आगे जाकर पार्टी के साथ में रहना है, क्या करना है, ये पार्टी का जो निर्णय आएगा उसके ऊपर से हम चलेंगे। अभी आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारी पर्सनल चर्चा अगर आपसे हुई हो तो थोड़ा सा जो ऊपर के मुद्दे चलते उसके ऊपर करते हैं कि जिस प्रकार से बिन विरोध या बिना विरोध के कैंडिडेट को जीतना, उनकी जीत को घोषित कर देना, ये जो बातें हैं ये हमारी जो लोकशाही के हिसाब से वो बात सही नहीं है। क्योंकि आप ही ने कहा कि जब इंदिरा गांधी जी के पास सबसे ज्यादा जो बहुमत होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई नहीं था तो जयप्रकाश नारायण जी जैसे व्यक्ति कम से कम पर्चा तो भरते थे। लेकिन इस वक्त 2014 के बाद का माहौल हम लोग देखते हैं तो किस प्रकार से जो उम्मीदवार है उनको किस प्रकार से सेट किया जाता है, किस प्रकार से और उनके सामने ये होता है, सबने देखा है। अब बात आती है कि अगर इस प्रकार से आते हैं तो हमारी लोकशाही, हम लोग जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही, उसके ऊपर सवाल है। क्योंकि कोई कैंडिडेट का पर्चा ही नहीं है और वहां पर ये सवाल उठ जाता है कि क्या वहां की जनता को इलेक्शन करवाना नहीं है। इसका मतलब है कि वहां की जनता ही नाराज है कि किसी ने भी उस वार्ड से अपना नामांकन दर्ज ही नहीं कर दिया। और जहां पर कुछ कैंडिडेट ने अगर अपना नामांकन दर्ज किया है, उनके सामने के कोई कैंडिडेट के फॉर्म अगर उड़ जाते हैं, किसी का फॉर्म गलत होगा या कुछ होगा उसके से निकल जाते हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि लोकशाही को जिंदा रखने के लिए उस इलेक्शन की प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। इलेक्शन कंप्लीट कब होगा? क्योंकि एक जमाना था कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर हमें नोटा उपलब्ध नहीं था। अब ये नोटा का है जो हमें प्रावधान दिया है तो उस जगह पर ये इलेक्शन हो जाना चाहिए और तभी जाकर जब उसका रिजल्ट आएगा कि जो कैंडिडेट को वोट कितने आए हैं, नोटा को कितने होता है, तब ये पता चलेगा कि वहां की जनता उस उम्मीदवार के साथ में है कि नहीं। अब उसके लिए कानून है कि अगर वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं है तो जो एक कैंडिडेट है उसको घोषित किया जाता है। लेकिन हमारी लोकशाही की प्रक्रिया को अगर जिंदा करना है तो इलेक्शन कमीशन को उस प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। जिस दिन औरों का मतदान होगा उस दिन ये मतदान होना चाहिए, वहां के मतदाताओं को आके वहां पर वोट करना चाहिए, भले वो ज्यादा से ज्यादा वोट नोटा को करे या कैंडिडेट को करे। अगर कैंडिडेट को नोटा से वोट कम हो गए तो भी वो कैंडिडेट को ही घोषित किया जाएगा, ये कानून है। लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है, वहां की जनता उस उम्मीदवार के साथ में है क्या, ये भी हम लोग को जानने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम देखते हैं कि अगर जिस प्रकार से पिछले 10-11 साल में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, डराना, धमकाना, लालच देना, हर प्रकार के प्रलोभन को अपनाया जाता है और ये कहीं ना कहीं आगे चलकर, जैसे आप ही ने कहा था कि क्या कहीं अगली बार ऐसा हो सकता है क्या कि वहां पर कल एक ही प्रत्यक्ष आएगा, अर्जी भरेगा और उसको घोषित करके लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कई ये जो चीज ये दूर नहीं है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखी है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जगह पर इलेक्शंस हुए थे पंचायत समिति के या नगराध्यक्ष के, तो वहां पर इस इलेक्शन की प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया है।
तो हो सकता है कि इस प्रोसेस को जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हमारे समाज के कुछ अच्छे लोग हैं, वकील हैं और इसमें रहने वाले, इन लोगों को इसके खिलाफ उठना चाहिए। जेंजीज होंगे या और भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को मुझे लगता है कि अपनी लोकशाही की प्रक्रिया को जिंदा रखना चाहिए। अगर एक तरफ हम लोग देखते हैं, उन्नाव की घटना को हम लोग देख लेते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से निर्णय दे सकता है, वो प्रत्यक्ष बाहर आ जाता है। अगर हम पूना की बात अगर हम लोग कर लेते तो वहां पर कहीं भी और ऐसे प्रत्याशी है कि जिनके ऊपर कई गंभीर स्वरूप के आरोप होने के बाद में भी उनको उम्मीदवारी मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि लोकशाही का अगर एक ये अंग है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि अभी तक उसके ऊपर आरोप नहीं हुआ। थोड़ा हमारा मुद्दा होने तक मुद्दे रहेंगे तो हम उस पर जरूर आएंगे। आनंद उपाध्याय जी, जो अनिल चितले जी ने कहा कि क्या अगर कोई उम्मीदवार पर्चा नहीं भर रहा है तो क्या नोटा को एक विरोधी उम्मीदवार मान करके लोक चुनाव मतदान की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे इसमें कोई सार्थकता नजर नहीं आती, क्योंकि जब नोटा लाया गया था उस वक्त मांग ये थी, नोटा जिन लोगों के कारण लाया गया, और जो उस वक्त मांग थी ये थी कि अगर नोटा को प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिल जाए, हाँ, तो फिर वो चुनाव को खारिज कर दिया जाए, और जो प्रत्याशी उसमें लड़े हैं, दोबारा जब चुनाव हो तो उनको उसमें लड़ने का मौका ना मिले और नए प्रत्याशी लाए जाए। तो अगर इस तरह की कोई बात होती तब तो इस तरह से चुनाव कराने का कोई मतलब है यहाँ तो नहीं। तो ये बिल्कुल मिसयूज, तो भी जीत गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल मिसयूज है। फिर नोटा को आप उम्मीदवार नहीं मान सकते। नोटा मुझे तो लगता है कि नोटा देखा जा सकता। नोटा को रखना ही एक तरह का मजाक है। जब नोटा का कोई मतलब नहीं है तो ये मजाक है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आनंद जी देखिए, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ आप इस बात को मानिए। देखिए, आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, सिंबॉलिक है, जो हमारी आचार संहिता की बात कर रहा हूँ। दोनों रुकिए। अनिल चितले जी, मैं बोल रहा हूं कि दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, लेकिन अनिल चितले को कम वोट भी मिलेगा तो भी यही चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव आपको लड़ना है। इसका कराने का क्या मतलब? इस बात का इस कराने का क्या मतलब है इस बात? अब अनिल चितले सुनिए, अनिल चितले राम कुमार पाल जी, मैं आपसे आपके आता हूं, आप क्या रुकिए आप क्या राम कुमार पाल जी का कहीं नेटवर्क ऐसा है कि जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कमजोर है, और इसलिए वो बराबर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब वो नेटवर्क चुनाव में व्यस्त है। चलिए, राम कुमार पाल जी करनी है तो मैं ये बोला हूँ आनंद उपाध्याय जी, अनिल चितले जी, कि आप दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने घोषित कर दिया कि आनंद उपाध्याय ही जीतेंगे। अगर अनिल चितले को ज्यादा वोट मिला तो अनिल चितले क्या चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे या किसी को चुनाव में इंटरेस्ट आएगा? दो ही उम्मीदवार हैं तो बताइए। खाली पैसा खर्चा करना, खाली समय बर्बाद करना। बोलिए अनिल चितले जी। अगर नोटा की बात ऐसी है कि नोटा का प्रावधान इसलिए है कि जो कैंडिडेट है उनमें से कोई भी लायक नहीं है, इसलिए उसको लाया गया है। तो जबकि उस प्रक्रिया में भले ही कैंडिडेट वो एक है, अगर मतदान होगा ही नहीं तो जिन लोगों को लगता है कि भाई ये जो कैंडिडेट एक है वो इस लायक नहीं है, तो हमारा जो मतदान का अधिकार तो आप लोगों ने छीन लिया। आप वही आनंद उपाध्याय वही बात कर रहे हैं। आनंद उपाध्याय वही बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। नोटा की वैल्यू तब है कि जब नोटा को ज्यादा मिल जाएगा, सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो मैं वही कह रहा हूं। कैंडिडेटों को चुनाव से तो सर जी हम वही कह रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि जब जिस दिन का मतदान होगा, भले कैंडिडेट एक हो, उसके सामने नोटा को प्रत्याशी माना जाए और वहां की जनता को वोट करने का उसका अधिकार तो पूरा मिलना चाहिए। लेकिन जब उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा तो क्या रिजल्ट सुनाएंगे आप? तो उसमें उसके अंदर जो प्रावधान दिया गया है कि भले आपका प्रावधान, आपने सिद्धांत की बात करिए, प्रावधान को छोड़िए, तो क्या होना चाहिए? तो वहां पर अगर नोटा को अगर ज्यादा हो जाता है तो जिस कैंडिडेट को है तो उस कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल यही बात आनंद उपाध्याय जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नियम में नहीं ये है। अरे सर जी, तो ये मुझे भी मालूम है, इसलिए मैंने क्या कहा तो कि फिर नोटा आप जो बोल अगर, रहे हैं कि नोटा के जरिए चुनाव की प्रक्रिया करानी जानी चाहिए, तो क्या मतलब उसका? अरे सर ऐसे कैसे, वहां की जनता का मतदान का अधिकार तो फिर भी आप चलिए, जो अनिल चितले जनता जी है, समझने को, तो अनिल चितले जी मुझे एक बताइए, एक पहले आधा प्रावधान सेकंड बदलिए कि नोटा को अगर ज्यादा तो मिला तो सर जो ऐसा हारा है, हुआ कैंडिडेट है वो विजयी नहीं होगा। पहले प्रावधान बदलिए, नियम ये बदलिए, चुनाव आयोग को बोलिए ये कि चुनाव होगा, पहले इस सिस्टम में लेकिन बदलाव करे। चलिए, अगर ये आपका सजेशन है तो इस इलेक्शन के बाद में हम इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में जरूर लिखेंगे क्या बात कि है, आपने जो बहुत नोटा है, का प्रावधान स्वागत दिया है, है, इस स्वागत है, नोटा को आप बढ़िया, इसको एकदम या बढ़िया। तो हटा और मुझे दीजिए लग रहा है आनंद या फिर उपाध्याय जी इसको इसके हटा ऊपर दीजिए। आप भी वकील दरवाजा खटखटाइए कोर्ट का। क्या जी कहेंगे जैद खान जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैद खान तो जी, मैं आनंद जी का स्वागत करूंगा कि अगर इस बारे में अगर आनंद जी हमको सहयोग करे उनकी वकालत के माध्यम से, तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। चलिए ठीक है, आनंद उपाध्याय जी क्या बोल रहे हैं? जी देखिए, इस बारे में पहले भी चुनाव आयोग को इस तरह के ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन इस पे फैसला हो गया कि इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। इस नियम को खारिज कर दिया गया। उसके बाद में बहुत लेकिन विरोध भी हुआ था नोटा का। रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि इससे बार बार चुनाव कराना होगा। मान लीजिए एक बार नोटा को ज्यादा वोट मिल गया, फिर दोबारा भी नोटा को ज्यादा वोट हो गया, तो बार बार चुनाव की प्रक्रिया होगी, बार बार खर्चे होंगे, और इस तरह का कोई भी जो प्रयोग है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए 2 बार चुनाव हो जाए। बताइए, रीजन जो दिया क्या क्या सही है? बिल्कुल, देखिए मैंने जो आपसे कहा कि ये नोटा का जो प्रावधान है, नोटा का प्रावधान ही व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। आपने ऐसा एक प्रत्याशी बना दिया जो सिर्फ एक डमी प्रत्याशी है, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। वास्तविकता में होना ये चाहिए। अब मुद्दे पे मैंने पॉइंट, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे चलिए ना, वो हो गया। नोटा को देना चाहिए बहुत। जब नोटा, जो रीजन के लिए नोटा को दिया गया कि नोटा को बहुमत मिलने के बाद नोटा को विजयी घोषित जाए, नोटा की बात को मान्य नहीं होगा, चुनाव फिर से नहीं कराया जाएगा, जो ज्यादा उम्मीदवारों में जो ज्यादा पाएगा और जीत गया। तो ये रीजन क्यों बताया गया कि फिर बार बार चुनाव होगा, बार बार चुनाव होगा? वाकई मान लो 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, तो एक चुनाव, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या एक बहाना है? कि हर बार थोड़ा ऐसा होता है, हर बार थोड़ा ऐसा होता है। एक बार मान लो नोटा जीत गया, और तो एक चीज कहना चाहूंगा, कैंडिडेट अगर आप बदल के फिर से उतारोगे मैदान में, तो जनता कुछ अपना मत बदलेगी। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सब सिर्फ एक आइडियोलॉजी, ये सब सिर्फ एक आइडियोलॉजी को पकड़ के एक तरह का ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए नोटा का ऑप्शन लाया गया। मुझे लगता है कि व्यवहारिकता में ये नोटा के ऑप्शन को लाना ही बहुत बड़ी मूर्खता था। इसका कोई उपयोग नहीं है। उससे बेटर ये होगा, चितले जी सुन लीजिए, उससे बेटर ये होगा कि आज जिस तरह से चुनावों को भ्रष्ट बना दिया गया है और साम दाम दंड में राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से लोगों को प्रलोभन देकर चुनाव लड़ रही हैं, लोगों के खाते में रेवड़ियां नहीं घूस पहुंचाई जा रही है, इस तरह की जो गंदगी है, इस तरह की गंदगी को साफ करना चाहिए और स्वच्छ छवि के लोग अपने बूते पे चुनाव लड़े। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि जनहित का काम होगा। आज तो हम देख रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में है वो स्कीम ला दे रही है, कोई 1500 बांट रहा है, कोई 2000 बांट रहा है, कोई 10,000 बांट रहा है, कोई 1 लाख बांट रहा है। और अभी एक प्रत्याशी आपके सामने रो रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। वास्तव में ये चीजें होती हैं चतुर्वेदी जी। बहुत सारे अच्छे प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के नेता उनको कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। क्या बोलेंगे? आ रहे हैं अनिल चितल जी, आ रहे हैं जैद खान जी। डिबेट है, दो लोगों की लड़ाई नहीं है। देखिए डिबेट है, जैद खान जी बोलेंगे मुझे खाली बुला करके बिठाया गया है, आपको बिठाया जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। जैद खान जी नहीं, मतलब क्या है, मैं अब ये पढ़े लिखे लोग जिन बातों पर बहस कर रहे हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस मसले पर मैं बात करूं। मैं बस शामिल हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं चलिए, अंसार बेग जी क्या? नहीं, खान साहब को अपनी बात तो रखनी चाहिए, वो अलग बात है, जो चीजें हैं ये हकीकत है। आज वो पार्टियों में वो बात नहीं रही जो पहले पार्टियों में थी, और पहले के जो नेता थे वो बात वाले थे, अच्छे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सबको कहना चाहिए। पार्टियों ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करना शुरू कर दिया।
सब आम दाम दंड गिरते तो छोड़िए, उन्होंने जो है अच्छे कार्यकर्ताओं को खोना शुरू कर दिया है। सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, सारे पार्टियों की, हकीकत है, सारे सच्चाई है पार्टियों सर। की, सारे जमीन पार्टियों की। जब जमीन सारी पार्टियों की, साहब मैं अपनी पार्टी भी कह रहा हूं, जी, क्या बात है, मतलब सारी आप पार्टियों की है। भाजपा अच्छे भाजपा कार्यकर्ता, नेता है, भाजपा नेता है। बिल्कुल अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे हमारे कार्यकर्ताओं को खोना शुरू कर दिया है सारी पार्टियों ने। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कितने वीडियो ऐसे जो सामने नहीं आ रहे, बेचारे 8-8 साल तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन तो गलती क्या है या लंबा लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। बात देखिए सर, बात अब लोकतंत्र की नहीं है। बात क्या है कि इतना लंबा जो टाइम हुआ चुनाव का, तो किसी भी पार्टी को जानकारी नहीं हुई कि हमारा कार्यकर्ता कौन सा सक्रिय है, क्या काम कर रहा है। सच्चाई है, इसलिए एंड टाइम इनको उतारा गया कि कोई नाराज ना हो सके। ठीक है, ये सच्चाई है, हकीकत है। अनिल चितले जी क्या बोले, अनिल चितले जी? जहां पर आनंद जी ने खत्म किया था, मैं एक बताना चाहूंगा कि कोई भी जब केस कोर्ट में जाता है और कई केसेस ऐसी होती है कि उसके बारे में इसके पहले कभी निर्णय नहीं होता है, लेकिन जब कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो उसको आधार अगले के लिए माना जाता है। अब आते हैं